आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत है। पेश है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान डेस्क वर्क मॉडल पेपर 9। मॉडल पेपर 9 माध्यमिक परीक्षा 2023 कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पूर्णांक 80 समय 3 घंटे 15 मिनट। बहुविकल्पी खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करें। पहला, गांधी यूनियन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। सही उत्तर है 5 मार्च 1931। दूसरा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। सही उत्तर से महात्मा गांधी। तीसरा प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई 1929 में। सही उत्तर ब 1929। भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? जमशेदपुर में। सही उत्तर ब जमशेदपुर, जमशेदजी टाटा द्वारा। 4, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया? गंगाधर भट्टाचार्य ने। सही उत्तर द गंगाधर भट्टाचार्य। 6, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। सही उत्तर ए बहुदलीय व्यवस्था। प्रश्न 7, सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है जन्म पर। सही उत्तर द जन्म पर। प्रश्न 8, कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है? ए सामाजिक असमानता, ये नहीं है। ब आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। सही उत्तर है ब आर्थिक सुधार अपनाती है पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती है। प्रश्न 9, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है अशिक्षा। सही उत्तर होगा ब अशिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? आवास, ब फसल उद्योग के लिए, से विदेश यात्रा के लिए, द पारिवारिक आय के लिए। सही उत्तर ब फसल उद्योग के लिए। फसलों के लिए किसानों को कर्ज की आवश्यकता होती है। 11, एल्यूमीनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट को। सही उत्तर द बॉक्साइट। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? वैश्वीकरण, से वैश्वीकरण। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए। यहाँ आएगा स्वदेशी। स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए। भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी विचारों के वाहक बन गए थे। दूसरा, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक नाम से जाने जाते थे गिरमिटिया। यह आएगा गिरमिटिया। भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक गिरमिटिया नाम से जाने जाते थे। तीसरा, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता, यह शब्द ने कहे। यह कहे थे महात्मा गांधी ने। औसत आय को आय भी कहा जाता है। यह आएगा प्रति व्यक्ति आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। यह आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। 6, भारत में प्रति वर्ष को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। यह आएगा 24 दिसंबर। भारत में प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। पहला, 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम लिखिए। उत्तर, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक कारण लिखिए। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था क्योंकि इसमें विश्व के सबसे अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध संघर्षरत थे। प्रश्न 3, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, आदि औद्योगिकरण से आशय यह है कि औद्योगिकरण से पहले बाजार के लिए उत्पाद कारखानों के स्थान पर घरों में हाथों से बनाए जाते थे। प्रश्न 4, जूट का क्या उपयोग है? उत्तर, जूट का उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु, धागे, गलीचे, दूसरी दस्तकारी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। प्रश्न 5, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताइए। उत्तर, बांध बनाकर बाढ़ों को रोका जा सकता है। प्रश्न 6, व्यापार किसे कहते हैं? उत्तर, राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं,
व सेवाओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। व्यापार में वस्तुएं और सेवाएं दोनों शामिल होती है। प्रश्न 7, क्षेत्रीय दल क्या है? उत्तर, संघीय इकाइयों में से सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहा जाता है। एक ही राज्य में अस्तित्व रखने वाले दलों को क्षेत्रीय दल कहते हैं। प्रश्न 8, लोकतंत्र के कोई दो लाभ बताइए। उत्तर, लोकतंत्र एक उत्तरदायी तथा वैध शासन व्यवस्था है। प्रश्न 9, लोकतंत्र की दो चुनौतियां लिखिए। उत्तर, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती। 2, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? उत्तर, एक वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में तीनों क्षेत्रों के उत्पादों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। प्रश्न 11, तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, तृतीय क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न 12, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? उत्तर, UNDP द्वारा। लघुतरात्मक प्रश्न 4 से 16, शब्द सीमा 50 शब्द। प्रश्न 4, रोमानिवाद क्या है? उत्तर, रोमानिवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। रोमानिवाद भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देता था। इसने साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाने पर बल दिया। प्रश्न 5, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या था? उत्तर, ब्रेटन वुड्स समझौता दोनों विश्व युद्धों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने, औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार को बनाए रखने हेतु जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में जो सहमति बनी थी उसे ही ब्रेटन वुड समझौता कहा जाता है। प्रश्न 6, सूबेदार जातियां क्या होती हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। उत्तर, सूबेदार जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। सूबेदार जातियां कहलाती हैं यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और उनकी संख्या घटती रहती है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी इसके प्रमुख उदाहरण है। प्रश्न 7, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दो लाभ बताइए। उत्तर, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के दो लाभ निम्नलिखित हैं। इनसे खेती को निर्बाध गति से जल आपूर्ति होने के में समय पर फसलों की सिंचाई होती है और कृषि उत्पादन बढ़ता है। कृषि उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होती है। 2, इससे उद्योगों को ऊर्जा मिलती है जिससे औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है। प्रश्न 8, रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं? उत्तर, रबी की फसल जिन फसलों को बुआई अक्टूबर से दिसंबर के मध्य की जाती है तथा जिन्हें अप्रैल से जून माह में मध्य काट लिया जाता है रबी की फसल कहलाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों प्रमुख रबी फसलें हैं। खरीफ फसल, जो फसल मानसून के आगमन के साथ ही जून जुलाई के महीनों में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर माह में काट ली जाती है, खरीफ फसल कहलाती है। प्रमुख खरीफ फसलें हैं चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें आदि। प्रश्न 9, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, जब व्यापार एक देश के शहरों, कस्बों, गांवों में होता है तो वह स्थानीय व्यापार कहलाता है, लेकिन जब व्यापार एक देश का दूसरे देश से वस्तुओं और मुद्रा के माध्यम से होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। प्रश्न 10, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? उत्तर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता है। पहला, लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता से बचने तथा राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व हेतु सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। दूसरा, लोकतंत्र में सभी समूह सत्ता की भागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं जिससे कार्यकुशलता बनी रहती है। प्रश्न 11, किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है? उत्तर, लोकतंत्र में सामाजिक अंतरों की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। इसी से विभिन्न छोटे सामाजिक समूह अपनी ज़रूरतों और परेशानियों को जाहिर कर
सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। सामाजिक अंतरों की यह अभिव्यक्ति ऐसे अंतरों के बीच संतुलन पैदा कर लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है। प्रश्न 12, दबाव समूह और आंदोलनों में अंतर समझाइए। उत्तर, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर। दबाव समूह का संगठन मजबूत होता है जबकि आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। 2, दबाव समूह में फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं जबकि आंदोलनों में अनौपचारिक ढंग से। 3, दबाव समूह में फैसले आंदोलन के फैसलों की तुलना में कम लचीले होते हैं। 4, आंदोलन का जनता की स्वतःस्फूर्त भागीदारी पर निर्भर है। आंदोलन जनता की स्वतःस्फूर्त भागीदारी पर निर्भर है जबकि दबाव समूह नहीं। प्रश्न 13, आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। उत्तर, आर्थिक विकास का अभिप्राय लोगों के जीवन को पहले से बेहतर बनाना है, आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत करना। प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न 14, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद कीजिए। उत्तर, खुली बेरोजगारी में व्यक्ति पूरी तरह से बेरोजगार रहते हैं जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में व्यक्ति रोजगार पर तो लगे रहते हैं किंतु उत्पादन में इनका कोई योगदान नहीं होता। खुली बेरोजगारी स्थायी प्रवृत्ति की होती है जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी अस्थायी प्रवृत्ति की। प्रश्न 15, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, मुद्रा द्वारा सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के विनिमय दर निर्धारित होती है, अतः कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर उस मुद्रा से अन्य आवश्यक वस्तु क्रय कर सकता है। इस प्रकार मुद्रा आवश्यकता के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। प्रश्न 16, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? उत्तर, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कई प्रकार से कर सकते हैं। पहला, वे किसी उपभोक्ता संगठन का निर्माण करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। 2, वे अन्य उपभोक्ताओं को जागरूक बना सकते हैं। 3, वे किसी उत्पाद या कंपनी के खिलाफ भी एकजुट होकर प्रदर्शन कर सकते हैं। 4, वे पहले से चल रहे उपभोक्ता संगठनों से भी जुड़ सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 17 से 20, शब्द सीमा 100 शब्द। प्रश्न 17, उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, उदारवादी राष्ट्रवाद का अभिप्राय व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता तथा कानून के सामने सबकी बराबरी है। इसकी प्रमुख राजनीतिक व आर्थिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं। पहला है, राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता है जो सहमति से बनी हो। दूसरा, यह निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षकार है। 3, यह उदारवाद मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही देता था। आर्थिक क्षेत्र में इसकी उदारवादी राष्ट्र की विशेषताएं। उदारवाद निजी संपत्ति के स्वामित्व को अनिवार्य बना देना चाहते थे। दूसरा, वस्तुओं और पूंजी के आयात निर्यात पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को समाप्त करने पर बल देते थे। प्रश्न 18, संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कोई 3 तर्क बताइए। उत्तर, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं, जिससे विकास संभव होता है। अतः संसाधन किसी भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संसाधन मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। 2, संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। 3, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक है। प्रश्न 19, भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कोई 3 तर्क दीजिए। उत्तर, हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं कि भारत में राजनीति में जाति और जाति के अंदर राजनीति है, क्योंकि चुनाव क्षेत्र में उम्मीदवारों का चुनाव राजनीतिक दल
जातियों की संख्या के हिसाब से करते हैं। 2. सरकार के गठन में राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों के लोगों को उचित स्थान मिले। 3. भारत में जाति के अंदर भी राजनीति पाई जाती है, क्योंकि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। दूसरे, कोई भी पार्टी किसी एक जाति के लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। एक ही जाति के लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। प्रश्न 20, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसे संभव बनाने वाले कारक बताइए। उत्तर, वैश्वीकरण का अर्थ विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। इसमें विश्व के विभिन्न देशों के बाजार एक बाजार के समान कार्य करते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, वैश्वीकरण को संभवतः बनाने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास। सूचना प्रौद्योगिकी के तहत दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि की सहायता से संपूर्ण विश्व में सरलता से संपर्क किया जा सकता है एवं व्यापार किया जा सकता है, जिससे वैश्वीकरण की गति तीव्र हुई है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई है। 2. परिवहन प्रौद्योगिकी में तेज उन्नति। परिवहन प्रौद्योगिकी में उन्नति से लंबी दूरियां एवं वस्तुओं को कम लागत पर शीघ्र पहुंचाया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप तीव्र वैश्वीकरण संभव हो पाया है। खंड द, निबंधात्मक प्रश्न 21 से 22, शब्द सीमा 250 शब्द। प्रश्न 21, विभिन्न राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचन के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? उत्तर, पृथक निर्वाचिका के प्रश्न पर राजनीतिक दलों नेताओं का बंटा हुआ होना, भावी विधानसभा में प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर राजनीतिक नेताओं में तीव्र मतभेद थे। मुस्लिम नेता तथा पिछड़े वर्ग के नेता पृथक निर्वाचिका के समर्थक थे, परंतु हिंदू महासभा कांग्रेस नेता पृथक निर्वाचिका के विरुद्ध थे। कारण पहला, मुस्लिम लीग के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का समर्थन। मुस्लिम लीग के नेताओं की मान्यता थी कि भारतीय मुसलमान सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं, अतः उनके राजनीतिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था बनाए रखी जाए। अनेक मुस्लिम नेता भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की स्थिति को लेकर चिंतित थे। उनको भय था कि बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होने पर उनकी संस्कृति और पहचान नष्ट हो जाएगी। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल आदि मुसलमानों की मांग का नेतृत्व कर रहे थे। 2. दलित नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का समर्थन। अनेक दलित नेता पिछड़े हुए वर्गों की समस्याओं का अलग राजनीतिक समाधान ढूंढना चाहते थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उन्होंने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की। दलितों के प्रसिद्ध नेता डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था पर बल दिया। 3. कांग्रेस के नेताओं द्वारा पृथक निर्वाचिका का विरोध। कांग्रेस के नेता राष्ट्रीय एकता के प्रबल समर्थक थे। वे संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना चाहते थे। इनकी मान्यता थी कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को बनाए रखने से विभिन्न संप्रदाय एवं समुदायों में ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना बढ़ेगी और राष्ट्रीय एकता को आघात पहुंचेगा। 21 का अथवा, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में भी फैल गया? उत्तर, देहात व ग्रामीण क्षेत्रों में असहयोग आंदोलन का फैलना। शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। यथा प्रथम किसान संघर्ष को असहयोग आंदोलन में शामिल करना। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे क्षेत्र के गांवों में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले वर्ष जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने
अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। 2. देहातों में असहयोग आंदोलन का स्वरूप। किसानों के असहयोग आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हुए जिससे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। यथा नंबर 1, 1921 में देहात में जब आंदोलन फैला तो तालुकादारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। दूसरा, बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और ज़मीन गरीबों में बांट दी जाएगी। इस तरह महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयाँ और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। 4. आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। 1920 के दशक की शुरुआत में वह गुरिल्ला आंदोलन फैला। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की गई और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलते रहे। प्रश्न 22, संघवाद क्या है? इसकी मुख्य विशेषताओं को समझाइए। उत्तर, संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था से आशय संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। इसमें आमतौर पर 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इसे केंद्र सरकार कहते हैं। दूसरे स्तर पर राज्य एवं प्रांतों की सरकारें होती हैं जो स्थानीय महत्व के विषयों के कामकाज को देखती है, इसे प्रांतीय सरकार या राज्य सरकार कहते हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद की विशेषताएं। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, सरकार के 2 स्तर। संघीय शासन व्यवस्था में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग अधिकार क्षेत्र। संघीय शासन व्यवस्था में अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, लेकिन कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। 3, संवैधानिक मान्यता। विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होती हैं, इसलिए संघीय शासन व्यवस्था में संविधान सरकार के हर स्तर अस्तित्व और उनकी शक्तियों और अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा देता है। केंद्रीय सरकार प्रांतों की सरकारों को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारें अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होती। दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, जनता के प्रति जवाबदेह होती है। 4, मौलिक प्रावधान। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। 5, न्यायालय की सर्वोच्चता। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायालयों को संविधान तथा विभिन्न स्तर की सरकारों और अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। इन सरकारों के बीच अधिकारों को लेकर उठने वाले विवादों को निपटाने में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। 6, वित्तीय स्वायत्तता। संघीय शासन व्यवस्था में वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित होते हैं। दोहरा उद्देश्य। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और इसे बढ़ावा देना। 2, क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। प्रश्न 22 का अथवा स्थानीय शासन व्यवस्था के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, इसके गठन की प्रक्रिया बताइए। भारत में ग्राम स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था, भारत में गांवों के स्तर पर विद्यमान स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। इसकी तीनों स्तरों के गठन की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। प्रत्येक ग्राम या ग्राम समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। ये एक तरह की परिषद है। इसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुने जाते हैं और उन्हें पंच कहा जाता है। अध्यक्ष को सरपंच कहा जाता है। सरपंच का चुनाव गांव में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। ये पूरे पंचायत क्षेत्र के
लिए फैसला लेने वाली संस्था है। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के ग्राम पंचायत का बजट पास करने और उनके कामकाज की समीक्षा के लिए ग्राम सभा को साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें करनी होती हैं। ये बैठक 1 जून मजदूर दिवस और दूसरा महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को निश्चित रूप से होती है। 2. ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या ब्लॉक प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। 3. जिला परिषद। किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद का प्रमुख जिला प्रमुख कहलाता है, जो इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। नगरों में स्थानीय शासन व्यवस्था। स्थानीय शासन संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। छोटे शहरों में नगर पालिकाएं, मध्यम दर्जे के शहरों में नगर परिषद होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। तीनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर परिषद के प्रमुख सभापति कहलाते हैं। नगर निगम में ऐसे पदाधिकारियों को मेयर कहते हैं। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई है और महिलाओं के आरक्षण से लोकतंत्र में इनकी भागीदारी बढ़ी है। प्रश्न 23। भारत के मैप में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। पहला है बड़ोदरा, दूसरा रावतबाटा, चतुर्थीकोरण, चौथा गांधीनगर। इनका अथवा है, अथवा में ब्यावर, एमी, ब अमरकटक, स सुंदरगढ़ और द तुमकुरू। अब इन्हें मैप में देखते हैं। उत्तर 23 का पहले में है एम ए बड़ोदरा, ब राउतबाटा, स तुतीकोरण और द गांधीनगर। बड़ोदरा ये पड़ता है गुजरात में, और गुजरात में यहाँ ये स्थित है बड़ोदरा। गुजरात के इस भाग में यहाँ बड़ोदरा स्थित है, तो यहाँ पर देते हैं हम बड़ोदरा। फिर ब राउतबाटा। राउतबाटा राजस्थान में, और राजस्थान की कहाँ है? दक्षिण में, तो ये राजस्थान के दक्षिण में यहाँ स्थित है राउतबाटा। यहाँ पर देते हैं हम ये राउतबाटा। फिर है तुतीकोरण। तुतीकोरण दक्षिण में, इधर ये श्रीलंका और इसके बीच में यहाँ स्थित है ये, यहाँ पर। इसको थोड़ा मैप को ऊपर करना पड़ेगा, मैप को थोड़ा ऊपर करते हैं। तुतीकोरण दिखाने के लिए मैप को ऊपर करते हैं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको ये करते हैं। तुतीकोरण राजस्थान भारत के दक्षिण में, भारत के ठीक दक्षिण में स्थित है एक बंदरगाह है तुतीकोरण। और ये जो श्रीलंका है, इधर ये श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ स्थित है ये तमिलनाडु में, यहाँ पर ये तुतीकोरण। तो ये यहाँ पर दिया हमने तुतीकोरण। गांधीनगर ये बड़ोदरा के ऊपर, जो बड़ोदरा बराता हमने इसके ठीक ऊपर, यहाँ राजस्थान और ये खमादी खाड़ी इसके मध्य में यहाँ है, यहाँ पर दिया हमने ये गांधीनगर। इस तरह ये चारों स्थान पूरे हुए। दूसरा मैप देखते हैं अब। प्रश्न 23 के अथवा का उत्तर। अथवा में पहला है ब्यावर, ये राजस्थान में, और राजस्थान में कहाँ है? मध्य में, ठीक राजस्थान के मध्य भाग में, ठीक राजस्थान के मध्य भाग में यहाँ स्थित है ब्यावर। दूसरा ब अमरकटक। अमरकटक ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में ये छत्तीसगढ़ की तरफ यहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की तरफ यहाँ स्थित है ये अमरकटक। ये बढ़ दिया हमने यहाँ अमरकटक, ये यहाँ अमरकटक हो गया मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आगे वाला अमरकटक के बाद है सुंदरगढ़। सुंदरगढ़ कहाँ है? ये उड़ीसा में, और उड़ीसा के ऊपरी भाग में यहाँ स्थित है सुंदरगढ़। यहाँ पर दिया हमने ये सुंदरगढ़। अब है तुमकुरू। तुमकुरू है कर्नाटक में, और कर्नाटक के मध्य भाग में यहाँ स्थित है तुमकुरू। तो कर्नाटक के मध्य भाग में यहाँ पर देते हैं हमें ये तुमकुरू। ये पर दिया हमने यहाँ तुमकुरू। इस तरह ये चारों स्थान पूरे हुए और हमारा ये मैप पूरा हुआ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।